नमस्कार सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ईपीएफओ भी कहती हैं, इसके रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिजवानुद्दीन साहब। आज हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनसे बात करेंगे। आपका स्वागत करते हैं जी प्रोग्राम में। धन्यवाद, नमस्कार। रिजवान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्षेत्र क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से लोगों की सेवा कर रही है। ईपीएफओ जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य कर रही है। और ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952, ये जो एक्ट 1952 का एक्ट है, उसके तहत 3 ऐसी स्कीम्स हैं जिन पे कि हम लोग काम करते हैं, जिनकी सेवाएं हम कर्मचारियों को देते हैं, जिनका नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। जी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो श्रोता हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये नवंबर 2019 से जब ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है और यूटीज आपके दोनों, ये जो पूरा स्टेट को यूटीज में कन्वर्ट किया गया, तो 2 यूटीज आपकी बनी है। तो ईपीएफ एक्ट नवंबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू हो गया है और इन पूरे क्षेत्र की सेवाएं फिलहाल जो है हम रीजनल ऑफिस ईपीएफओ जम्मू, जिसको हम कहते हैं, उसे दे रहे हैं। जी। मैं यहाँ पे क्षेत्रीय आयुक्त हूँ। ये सारा कार्य हमारा अभी हम जो है तीनों जगहों का हम अपने इसी कार्यालय, जम्मू कार्यालय से, अधिकतर कार्य यहाँ से हो रहे हैं, दावा निष्पादन वगैरह के। बाकी कुछ छोटे मोटे काम जो है हमारे आरओ श्रीनगर और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लद्दाख में, वहां से भी हो रहा है। जी, इनके लाभार्थी कौन होते हैं, बेनिफिशरीज कौन होते हैं? ईपीएफओ के लाभार्थी जो हैं वो किसी भी संस्थान में जिसपे कि जो शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं हमारे, और 20 से अधिक कर्मचारी जहां पर भी कार्यरत हैं, वो सभी कर्मचारी इसकी पात्र होते हैं। और हर संस्थान का ये दायित्व है कि जहां 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तरीके से हमारे यहाँ ईपीएफओ में करवाएं अपना। वो सभी कर्मचारी, उनको पेंशन की पात्रता है और इंश्योरेंस की। इससे पहले जो जेके ईपीएफओ में जितने भी संस्थान कवर्ड थे वो सब हस्तांतरित होकर सेंट्रल ईपीएफओ में अब उनकी प्रक्रिया चल रही है, वो वापस हमारे पास आ जाएंगे और उनको भी सेवाएं हम देंगे। तो जेके ईपीएफओ के सारे संस्थान जो पहले से कवर्ड हैं वो भी इसके पात्र हैं, उनके कर्मचारी, प्लस जो नई कवरेज हम करेंगे वहां पे 20 लोगों से अधिक कर्मचारियों पर हम पीएफ एक्ट लागू होता है और उनको हम सेवाएं देंगे। तो ये अकाउंट्स ट्रांसफर का कार्य चल रहा है अभी? जी जी, मतलब जो यहाँ पे अकाउंट्स थे पुराने, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है और जो लोग जो नए जुड़ रहे हैं वो 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा होने चाहिए। ज्यादा होने चाहिए, वो ईपीएफओ हम सीधे उनको सेवाएं दे रहे हैं। और एक नई बात जो है, जो जेके ईपीएफ के कर्मचारी थे या जो भी लोग पहले स्टेट में, जब स्टेट में आपका पीएफ कटता था तो पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था यहाँ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। लेकिन अब ईपीएफ एक्ट आने के बाद, सेंट्रल ईपीएफओ में आने के बाद, सबसे बड़ी योजना, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, यह है कर्मचारी पेंशन योजना। इसमें जो है रिटायरमेंट के बाद सुपर एनुएशन पेंशन का प्रावधान है। जो कोई भी कर्मचारी जब रिटायर हो जाएगा तो 58 साल पूरे होने पर उनको पेंशन की पात्रता रहती है, पेंशन उनको मिलेगी, लाइफ लॉन्ग पेंशन। इसके अलावा उनकी फैमिली और बच्चे भी इसमें कवर्ड होते हैं। और ये मैं बता दूं कि श्रोताओं के लिए कि जो भी कर्मचारी 10 साल तक निरंतर पेंशन योजना में अपना अंशदान दे देता है उसकी पेंशन की पात्रता बन जाती है। और कर्मचारी चाहे तो 50 वर्ष पूरे होने पर भी पेंशन ले सकता है, जिसको हम घटी दर की पेंशन कहते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण फीचर यह है कि किसी भी इवेंचुअलिटी या घटना, चाहे कोविड हो या कोई और कारण से किसी कर्मचारी की यदि बीच में कभी मृत्यु हो जाती है, समय से पूर्व में मृत्यु हो जाती है, और उसमें कर्मचारी ने यदि 1 दिन का भी अंशदान हमको दिया है, तो उनके परिवार को जीवन पर्यंत विधवा को पेंशन है, प्लस बच्चों को 2 बच्चे एट अ टाइम 25 साल की उम्र तक बच्चों को पेंशन का प्रावधान है। तो ये पेंशन योजना का मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं और कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि का सदस्य बनाएं। तो ये कर्मचारी जो हैं ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशन से हैं? ये अधिकतर जो लागू होता है वो गैर सरकारी संस्थाओं पे हमारा लागू होता है, लेकिन सरकारी उन संस्थानों में जहां पे कोई जो उनकी स्टेट प्रोविडेंट फंड का, जो उनका जिसको सीपीएफ कहते हैं या जीपीएफ का प्रावधान नहीं है, वो हमारा सेक्शन 16 में एक्सक्लूजन का प्रावधान है कि केवल उन्हीं लोगों को छूट प्राप्त है जिनकी अपनी कोई प्रोविडेंट फंड स्कीम और पेंशन स्कीम है।
जहाँ पे ये योजना नहीं, कोई स्कीम नहीं है जिन संस्थानों में, वो सरकारी संस्थान भी हमारे यहाँ कवर्ड हैं, जैसे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हो गया या इस तरह के बहुत से कॉर्पोरेशंस जो हैं वो सब हमारे यहाँ कवर्ड होते हैं ईपीएफओ में। तो ये एक बड़ी बात है कि गैर सरकारी जो संस्थान हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक बहुत राहत की बात है कि ईपीएफओ की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा वो लोग अगर सुन रहे हैं तो वो जानना चाहेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इसके अलावा किस तरह से अप्लाई करना होता है। क्लेम के बारे में जो है, देखिए मैं क्लेम सेटलमेंट का आप शायद जानना चाह रहे जी हैं, जी जी। किस तरह दावा निष्पादित करेंगे। तो आपको देखिए, कर्मचारी को जब भी कोई हमसे सेवा लेनी है या ऑनलाइन क्लेम का हमारे यहाँ प्रावधान है, वो उनका एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है हर कर्मचारी का। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक यूनिक नंबर है। जब ये उनको अलॉट हो जाता है तो इस यूएन को उनको केवाईसी से लिंक सीड करना होता है। यूएन को यूएन में उनको बैंक अकाउंट और आधार अपना जो है इसको जोड़ना होता है। जब बैंक अकाउंट और आधार यूएन से लिंक हो जाते हैं तो कोई कर्मचारी अब नियोक्ता के माध्यम से नहीं, उनको सीधे वो हमसे अपना दावा पेश कर सकते हैं। ये मेंबर ई सेवा पोर्टल इसको बोला जाता है। हमारे ईपीएफ की साइट पे, ईपीएफओ की साइट पे जाएंगे, मेंबर ई सेवा पोर्टल पे अपने यूएएन और पासवर्ड के थ्रू यूएन को आप एंट्री करेंगे और लॉगिन करेंगे पासवर्ड डाल के, तो आप ई सेवा पोर्टल के थ्रू अपना क्लेम निष्पादित करवा सकते हैं, हमें सीधे भेज सकते हैं। बट उनसे, कर्मचारियों से ये अनुरोध है कि एक तो अपना वो पासबुक की कॉपी और चेकबुक की ऐसी कॉपी लगाएं जिनमें उनका नाम और बैंक अकाउंट स्पष्ट लिखा हो। कई बार इसमें कमियां होती हैं। और फादर्स नेम उनका अपडेटेड हो। और बाकी के भी, अगर वो अपना बैंक अकाउंट परिवर्तित करते हो तो काइंडली यूएएन में भी उसको चेंज कर लें, केवाईसी में भी अपना अपडेट कर लें वो, क्योंकि अपडेटेड अगर रहेंगे वो लोग तो भी कर्मचारी, तो उनको सेवाएं हम बहुत फास्ट तरीके से दे पाएंगे। ये तो हुआ क्लेम सेटलमेंट का। और जहां तक एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन का है तो उनके कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जैसे पैन वगैरह उनको चाहिए, पैन, और वो हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक उनको डिजिटल सिग्नेचर लेना होता है, तो उसके माध्यम से वो इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न भर सकते हैं हमारे यहाँ। तो वो प्रक्रिया भी हमारे साइट पे भी दी हुई है ईपीएफओ। इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप सोशल ईपीएफओ, एक हमारा ट्विटर पे हैंडल है, वहां पे जाके सेवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक हमारा आरो जम्मू करके भी एक ट्विटर हैंडल है, और हमारी वेबसाइट है ईपीएफओ की, उस पे जाके आप बहुत सी जानकारियां वहां से ले सकते हैं, सभी कर्मचारी और सभी नियोक्ता। और इसके अलावा हम समय समय पर सेमिनार और वेबिनार भी करेंगे यहाँ पे, साथ के साथ मीडिया के थ्रू, जैसे रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। ये हम समय समय पे नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए जो भी हमें कमियां दिखाई देंगी या जो हमें नए प्रावधान आएंगे उसको हम बताते रहेंगे। जी बिल्कुल। और कोरोना ने बहुत सारा नुकसान दिया लोगों को, लेकिन एक जो बेनिफिट लोगों में ये हुआ कि वो थोड़ा डिजिटली स्ट्रांग हो गए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपनाया, और आज वो मोबाइल पे ही यूज़ कर रहे हैं, साइट्स देख रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से। वही मैं बात करने वाला था कि सेमिनार्स वेबिनार्स की जो इंटीमेशंस हैं, जो इस तरह से वो कोई चाहता है करना, तो ऑटोमेटिकली एसएमएस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगी। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो वो भी बता दीजिए उनको। जी, हमारा एक हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर है, पर मैं ये अनुरोध करूंगा कि केवल व्हाट्सएप मैसेजेस डालें, कॉल ना करें इस पे, क्योंकि हम व्हाट्सएप का रिप्लाई देंगे, कॉल उठाने में काफी दिक्कत होगी। तो ये नंबर है 6006567049। मैं रिपीट करूंगा, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6006567049। और इसके अलावा ro.jammu@epfindia.gov.in पे भी आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, ro.jammu@epfindia.gov.in, इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। जो बेनिफिट्स, डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी के लिए जो मेन चीज़ें हैं जो हम भी लोगों को कहना चाहते हैं, वो ये है कि मोस्टली क्या होता है, लोगों की जो इंफॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉयज़ की जो इंफॉर्मेशन होती है पैन में, आधार में, कभी टैली नहीं करती है, कोई इसमें कोई गलती रह जाती है। सबसे पहले तो उसको करेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से इधर आने से पहले। हाँ, तो ये करेक्शन वो यूएन में अपने यूएन के थ्रू कर लें। जो व्यक्ति कर्मचारी यूएन के थ्रू कर पाते हैं जो चीजें, वो कर सकते हैं। यदि उनका फादर्स नेम नहीं अपडेटेड है तो वो हमें बता सकते हैं। और कुछ जॉइंट डिक्लेरेशन भी वो एम्प्लॉयर के थ्रू करके
हमारे पास चेंजेस के लिए भेज सकते हैं, जो हम यहाँ से इस कार्यालय से कर देंगे। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली में उनकी वाइफ है या बच्चे हैं, उनको जी क्लेम लेने में क्या कोई मुश्किलात पैदा होती हैं या कोई बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है? ये भी लोग जानना चाहते हैं, बिकॉज बाद में क्या होता है, कई बार प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। नहीं, सिस्टम ये है कि देखिए डेथ केस में पहले मैं लाभ बता दूं क्या क्या मिलते हैं कि जी। पहले जैसे मैंने पेंशन योजना का बताया, तो कर्मचारी की अचानक मृत्यु होने पे जो फैमिली है उसमें विधवा पेंशन और चिल्ड्रन पेंशन का प्रावधान है। तो उसमें वाइफ को पेंशन मिलेगी और 2 बच्चे एट अ टाइम पेंशन ले सकते हैं 25 साल की उम्र तक। ये तो पेंशन हुआ। अधिकतम सीमा जो इंश्योरेंस की हमारे यहाँ, इंश्योरेंस की जैसे मैंने कहा एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसमें अधिकतम अमाउंट 7 लाख तक का मिलता है। और यदि कोई कर्मचारी 1 साल तक काम कर चुका है किसी संस्थान में, कंट्रीब्यूटरी सेवा दे चुका है, तो मिनिमम 2.5 लाख की इंश्योरेंस का प्रावधान होगा। मिनिमम कम से कम 2.5 लाख मिलेगा वहाँ पे परिवार को, ये वो जान लें। लेकिन ये जो फॉर्म्स होते हैं इसमें देखिए उनको ज्वाइंट फोटोग्राफ देने होते हैं फैमिली के, प्लस बैंक अकाउंट और आधार देना होता है। तो ये चीजें जो है वो क्लेम दावा के साथ अगर पूरा करके लगा देंगे तो वो समय से वो क्लेम हो पाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो हमारा फैसिलिटेशन सेंटर हमने रखा हुआ है यहाँ पे जम्मू ऑफिस में, वहाँ कार्यालय में आके भी जो भी सेवाएं लेनी है वो हम दे सकते हैं। उनको गाइड भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे, और कोई कमी होगी तो उसे पूरा भी करके बता देंगे। तो ऐसा हमारे पास लोग आए भी हैं पेंशन के क्लेम्स लेके। अभी क्योंकि नया नया ऑफिस खुला है तो ऐसी समस्याएं जरूर आएंगी, तो हम चाहेंगे कि हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी अप्रोच करें और वो टाइम बता दें कब आ रहे हैं, तो नीचे हम अपने पीआरओ में लोगों को बोल देंगे कि वहाँ पे वो जो भी सेवाएं उनको चाहिए वो ले सकते हैं। जो भी गाइडेंस चाहिए या कोई भी इशू है तो वो हमको अप्रोच कर, मतलब हमने एक्सेस दिया है। एक्सेस देने के लिए तो आपके माध्यम से हम लोग आ रहे हैं कि जनता के सामने जो भी यहाँ पे हमारे जो भी बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, सबको उन्हीं को बेनिफिट हो सके, इसीलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं और ये नंबर इसीलिए दिए गए हैं। अब ये फोन नंबर में एक रात को 11 बजे भी मैं कई बार देखना पड़ता है मुझे, मैं देखता हूँ, कुछ जवाब खुद भी देता हूँ। बाकी हमारे डेडिकेटेड एम्प्लॉय लगे हुए हैं इस पे, तो वो इस पे लगातार जवाब दे रहे हैं जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। बट रिक्वेस्ट चाहिए कि काइंडली सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, फोन ना करें इस पे, कॉल करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। जी बिल्कुल। रिजवान साहब, हम सुने जा रहे हैं पहाड़ों से लेके मैदानी इलाकों तक और काफ़ी वास्ट एरिया कवर करते हैं आकाशवाणी। इन श्रोताओं के लिए चलते चलते आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक बहुत ही नोवेल स्कीम मैं कहूँगा। इसमें बहुत सिंपल सा प्रोविजन है कि यदि किसी संस्थान में 50 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं और वो अपने कार्य संस्थान में 2 नए कर्मचारी, ये अक्टूबर 2020 से लेके और मार्च 2022 तक ये योजना प्रभावी रहेगी। तो इसमें कोई भी संस्थान जिनमें 50 से कम कर्मचारी हैं, वो यदि 2 नए कर्मचारियों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब रोजगार देते हैं, तो उन दोनों कर्मचारियों का मतलब मिनिमम 2 करने हैं और जितने भी लोगों को वो जोड़ते हैं उन सभी लोगों को दोनों शेयर 24%, 12% एम्प्लॉई का और 12% नियोक्ता का भारत सरकार देगी, वहन करेगी 2 साल लगातार तक। कंडीशन ये है कि उनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए बेसिक और डीए मिला के, और 2 साल लगातार उनको कार्य करना होगा ऐसे नए कर्मचारियों को। तो वो उन लोगों का पूरा पैसा भारत सरकार देगी। ये उन संस्थानों में जहाँ की 1000 से कम लोग हैं, मतलब जो बड़े संस्थान है वहां पर 1000 से ऊपर लोग हो गए तो उनका 12% दिया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यदि किसी संस्थान में मिनिमम 50 से ज्यादा लोग हैं, 50 से मतलब पहले 50 से अधिक हैं, यानी 100 लोग हैं मान लिया, तो वो उस संस्थान को मिनिमम 5 लोगों को ऐड करना पड़ेगा, 5 रोजगार देने पड़ेंगे। तो उन ऐसे सभी संस्थानों को अप टू 1000 अगर ऐसी संख्या है तो वो लोगों को 5 लोग अगर उन्होंने नए ऐड किए तो 5 लोगों का पीएफ भारत सरकार देगी 24%। मान लिया उन्होंने 10 ऐड किए तो 10 के 10 लोगों का भी भारत सरकार 24% देंगे। लेकिन जो संस्थान, बड़े संस्थान जिसमें कि 1000 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, वो अगर 5 लोगों को ऐड करेंगे तो उनका 12% ही सरकार देगी। तो ये एक नोबल योजना है। मैं सभी नियोक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा ये सबसे बड़ा ध्येय यही रहेगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों को ईपीएफओ में जोड़ सकें हम। तो ये मेरी अपील होगी कि सभी कर्मचारी जो अभी उनके जो छूटे हुए हैं कर्मचारी, उनको आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ लेते हुए, क्योंकि आपने पैसा कुछ नहीं जमा करना है, केवल उनको मेंबर बनाना है, कृपया इन सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ दें, पेंशन का लाभ दें, इंश्योरेंस का लाभ दें।
और ये एक बहुत ही पुण्य कार्य होगा। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते अपने श्रोताओं को बता दें हम कि मेंबर ई सेवा पोर्टल पर जाके वहाँ से सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन है, वो है 6006567049 6006567 इस व्हाट्सएप पे सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है, कॉल नहीं करना है, और फिर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। श्रोताओं के लिए हम कह रहे हैं। रिजवानुद्दीन साहब, आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं और आपने हमसे बात की ईपीएफओ के बारे में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।